भले ही मून रिकॉर्डेड हिस्ट्री से हमारे सामने एग्जिस्ट करता आया है, लेकिन आज भी वो एक मिस्ट्री है। विज्ञान आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि चांद कैसे बना, इसका ऑर्बिट अनयूजुअल क्यों है, धरती से इसकी दूरी, इसकी डेंसिटी, इसका कॉम्पोजिशन और इसका स्ट्रक्चर भी। चांद के बारे में कई अनसुलझे सवाल हैं। कुछ थ्योरीज हैं जो कई सवालों के जवाब देती हैं, लेकिन सारे सवालों के नहीं। सिर्फ एक ही ऐसी थ्योरी है जो इन सभी सवालों के जवाब देती है कि मून एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसे कंस्ट्रक्ट किया गया, इसके बाद इसे ऑर्बिट में केयरफुली सेटअप किया गया, और ये काम भगवान ने नहीं, किसी और ने किया। शुरुआत से शुरू करते हैं। हमें बताया गया है कि चांद हमेशा से ही एग्जिस्ट करता आया है, लेकिन इस थ्योरी में कई कंट्रोवर्सीज हैं। साइंटिस्ट मून फॉर्मेशन थ्योरी से खुद ही एग्री नहीं करते हैं। मून के क्रिएशन की पहली थ्योरी को कैप्चर थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार मून बस स्पेस में फ्लोट कर रहा था और अर्थ के करीब आ गया। इसके बाद ये ऑर्बिट में पुल हुआ और तब से ये धरती के चक्कर लगा रहा है। ये लगभग असंभव है। दूसरी थ्योरी एक्रीशन थ्योरी है। इस थ्योरी की माने तो शुरुआत में सोलर सिस्टम के डस्ट क्लाउड्स की वजह से अर्थ और मून फॉर्म हुए, लेकिन जब एक्रीशन से फॉर्मेशंस होती हैं तो दोनों में सिमिलर ट्रेट्स पाए जाते हैं। अगर चांद ऐसे ही बना था तो अर्थ की तरह मून का भी आयरन कोर होना चाहिए, इसे खुद के एक्सेस पर भी घूमना चाहिए जैसे कि धरती घूमती है, लेकिन ये दोनों बातें ही मून पर फिट नहीं बैठती। इसके बाद फिजन हाइपोथेसिस काफी पॉपुलर थ्योरी बनी। इसके अनुसार शुरुआत में अर्थ इतनी तेजी से घूम रही थी कि पैसिफिक ओशियन से पत्थर स्पेस में पहुंच गए और उनसे मून बना। बाद में हमें पता चल गया कि ओशियन के बॉटम से कहीं ज्यादा पुराने मून रॉक्स होते हैं, तो ये थ्योरी भी फेल हो गई। इसके बाद जायंट इम्पैक्ट थ्योरी आई। इस थ्योरी के अनुसार मार्स के साइज का एक प्लैनेट धरती से टकराया था, जिसकी वजह से स्पेस में डिब्री तैयार हुई और वही डिब्री इकट्ठा होकर मून बन गई। अब इस थ्योरी के लिए भी कंडीशंस इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि इसके चांसेस बिलियन में एक हैं। रीसेंट थ्योरी इन सब का कॉम्बिनेशन है। कहा जाता है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक विशाल ऑब्जेक्ट की टक्कर अर्थ से हुई थी। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि धरती से ढेर सारी वेपर स्पेस में चली गई। इस वेपर को साइनेस्टिया नाम दिया गया। ये साइनेस्टिया इतनी तेजी से घूमी कि एक टॉरस का निर्माण हुआ। इस आकार को टॉरस कहते हैं और इसकी वजह से चांद का निर्माण हुआ। अब ये भी एक थ्योरी ही है, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं। फिर लोगों ने सोचा कि चांद पर जाकर अगर हम मून रॉक्स पर शोध करें तो इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब मून रॉक्स कलेक्ट करके वापस लाए गए और शोध किया गया तो और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए। 1969 के मून मिशन से मून रॉक और सॉइल सैंपल्स धरती पर लाए गए थे, जो काफी स्ट्रेंज थे। धरती पर नए पत्थर सरफेस पर होते हैं और जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं पुराने पत्थर बाहर आने लगते हैं। ये ऑब्वियस और लॉजिकल भी है, लेकिन चांद पर सरफेस की सॉइल सबसे पुरानी है और गहराई में मौजूद रॉक्स नए हैं। धरती पर ऐसा तभी देखने को मिलता है जब हम माइनिंग करते हैं। माइनिंग के दौरान नीचे की सतह सरफेस पर आ जाती है, लेकिन मून में तो हर जगह ऐसा ही है। अब इसका तो एक ही जवाब हो सकता है कि चांद को माइन करके हॉलो बनाया गया, जिसकी वजह से नीचे के पत्थर और मिट्टी सतह पर आ गई। अब किसी भी टिपिकल प्लैनेट को देखें तो डेंस मटेरियल कोर में होता है और लाइट मटेरियल सतह पर होते हैं। चांद पर यह भी उल्टा ही है और किसी वैज्ञानिक ने इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। चंद्रमा की सतह पर लाखों सालों से हुए एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के निशान मौजूद हैं। अब जो एस्ट्रॉयड मून सरफेस पर हिट करते हैं उनकी उम्र भी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बल्कि इन सभी इम्पैक्ट्स के पास पाए जाने वाले एस्ट्रॉयड रॉक्स की उम्र यूनिफॉर्म है। चंद्रमा पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन मून रॉक्स हाईली मैग्नेटाइज्ड पाए गए हैं। धरती 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड मानी जाती है, लेकिन मून रॉक्स की उम्र इससे कहीं ज्यादा है। कुछ मून रॉक्स की डेटिंग से पता लगा कि वो सोलर सिस्टम की शुरुआत में मौजूद थे और कुछ रॉक्स सोलर सिस्टम से भी पहले एग्जिस्ट करते थे। यूरेनियम 236 और नेपटूनियम 237 मून में पाए गए। अब समस्या ये है कि ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए ही नहीं जाते। अगर धरती और चांद एक साथ बने तो इतने अंतर कैसे हैं? अब चांद पर अलग अलग आकार के क्रेटर्स हैं, लेकिन गहराई सबकी वही है। जैसे सतह के नीचे कोई ऐसी शैल है जो किसी भी इम्पैक्ट को उसके नीचे नहीं जाने देती। अब अगर हम चांद की सतह पर कोई इंस्ट्रूमेंट भेज सकें जो साइज्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट कर सके, तो हम हॉलो मून थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं।
भारी ऑब्जेक्ट्स को मून पर गिराकर साइज्मिक एक्टिविटी चेक की जा सकती है। वैसे ये एक्सपेरिमेंट पहले ही किया जा चुका है और इसका नतीजा अपोलो 12 क्रू ने कमांड मॉड्यूल पर लौटने के बाद ल्यूनर लैंडर को ऊंचाई से चांद पर गिरा दिया था। साइज्मिक इंस्ट्रूमेंट से पता लगा कि मून लगभग 1 घंटे तक किसी बेल की तरह रिवर्बरेट होता रहा। यह ऑब्जेक्ट काफी छोटा था, इसलिए अपोलो 13 के दौरान और भारी ऑब्जेक्ट मून पर गिराया गया और इस बार मून 3 घंटे से ज्यादा रिवर्बरेट होता रहा। अब यह अर्थ में नहीं होता, वाइब्रेशन कम होते जाते हैं जैसे जैसे इम्पैक्ट गहराई में जाता है, लेकिन चांद पर जब इम्पैक्ट 40 मील की गहराई पर पहुंचा तो रिवर्बरेशंस और भी तेज हो गए। इससे साफ पता चलता है कि मून के अंदर विशाल हॉलो कैविटी मौजूद है। मून की डेंसिटी भी काफी अजीब है। अब आकार में देखें तो चांद धरती का 1/4 ही है, लेकिन इसकी डेंसिटी अर्थ की तुलना में सिर्फ 1% है। मून का ऑर्बिट भी परफेक्ट सर्कुलर है। ऐसा हमें हमारे सोलर सिस्टम के या उसके बाहर किसी और मून पर देखने को नहीं मिलता। ग्रहण के समय मून सन और अर्थ के बीच एकदम परफेक्ट फिट होता है। इसी वजह से धरती पर ग्रहण पड़ते हैं। अर्थ से सन की दूरी अर्थ से चांद की दूरी की 400 गुना है और सन का साइज मून से 400 गुना बड़ा है। ये कितना अजीब इत्तेफाक है। यो 1970 में 2 सोवियत साइंटिस्ट ने ये डेटा देखा। सब कुछ जानने के बाद वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे। उनके अनुसार न केवल चांद हॉलो है, बल्कि वो एक स्पेसक्राफ्ट है जो कहीं दूर से आकर अपने ऑर्बिट पर फिक्स हुआ है। तो अब हमें ये जानना होगा कि आखिर चांद को बनाया किसने। धरती पर मौजूद सभी एंशिएंट कल्चर्स में मून की स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इतिहास में पीछे जाते हैं स्टोरीज कम होती जाती हैं। और अगर आप पास में काफी पीछे जाएं तो जानेंगे कि पहले के कल्चर्स में चंद्रमा के पहले के आसमान की कहानियां मिलती हैं। रोमन और ग्रीक ऑथर्स के पास 5th सेंचुरी में प्रोसलिन्स की कहानी थी। प्रोसलिन्स अर्केडिया में रहते थे और उनका कहना था कि वो अर्केडिया में आकर तब बसे जब आसमान में चांद नहीं था। टिविनाको कल्चर में भी ऐसे किस्से हैं जो चांद के पहले के आसमान को डिस्क्राइब करते हैं। इनके अनुसार चंद्रमा 11,000 से 13,000 साल पहले अपने ऑर्बिट पर आया था। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये समय यंगर ड्राइस का था। अफ्रीका के एंशिएंट कल्चर्स को जाने तो हमें पता चलता है कि ज़ूलू लेजेंड में साफ तौर पर बताया गया है कि चांद हॉलो है और उसके अंदर एडवांस रेप्टिलियन रेस रहती है। ज़ूलू लेजेंड में कहानी मिलती है कि चांद को इसके ऑर्बिट पर उनके 2 गॉड्स ने रखा था और ये लेजेंड सुमेरियन लेजेंड से काफी मिलता जुलता है। सुमेरियंस में भी एनकी और एंडिल नाम के 2 भाइयों का लेजेंड है जिन्हें एन्यूनाकी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गॉड्स माने जाते थे जिन्होंने ह्यूमंस को बनाया था। ज़ूलू ने डिस्क्राइब किया है कि चंद्रमा के आने से पहले धरती का वातावरण काफी अलग था। यहाँ कोई सीजन्स नहीं थे और एक कोहरे की चादर पूरी धरती पर रहती थी। अब हम जानते हैं कि चांद धरती के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है और अगर चांद ऑर्बिट पर ना होता तो धरती काफी वॉबल करती। तो चांद के ऑर्बिट पर आते ही वो सारी कोहरे की लेयर पानी बनकर धरती पर बरस गई और एक जायंट फ्लड आई। हर एंशिएंट कल्चर में फ्लड मिथ एग्जिस्ट भी करता है और ये फ्लड यंगर ड्राइस पीरियड में ही आई थी। ज़ूलू लेजेंड में बताया गया है कि कैसे चांद के आने के बाद टाइड्स स्टेबलाइज हुई और क्लाइमेट फिक्स हुआ। ये जानकारी साइंस को लगभग 100 साल पहले ही मिली है, लेकिन इतने एंशिएंट ज़ूलू कल्चर में चंद्रमा और टाइड्स का कनेक्शन पहले से मौजूद है। अब इस डेटा से हमें यही समझ आता है कि मून हॉलो है। इसे एक एडवांस रेस ने बनाया है और ऑर्बिट पर इंस्टॉल किया है, लेकिन हम सिर्फ लेजेंड्स पर विश्वास नहीं कर सकते। इन थ्योरीज के लिए हमें करंट डेटा पर फोकस करना होगा और आज मौजूद एविडेंसेस की जरूरत होगी। किस्मत से एविडेंसेस मौजूद हैं। साइंस हमें बताती है चांद एक ठंडी जगह है, ना ही वहां जीवन है, ना ही वहां कोई साइज्मिक एक्टिविटी हुई है। लेकिन सच तो यह है कि चांद पर काफी एक्टिविटी है। मार्च 7, 1971 वाटर वेपर का एक बादल चांद पर लगभग 100 स्क्वायर माइल्स के एरिया पर छा गया था। ये क्लाउड गायब होने से पहले 14 घंटों तक नजर आता रहा। साइंस कहती है कि मून पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, लेकिन उन 14 घंटों में वहां एटमॉस्फेयर था। पिछले सैकड़ों सालों में लगभग 6 एस्ट्रोनॉमर्स ने चांद के प्लेटो क्रेटर में ग्रीन मिस्ट देखने के दावे किए हैं। बोल्डर ट्रैक्स भी समय समय पर नजर आते रहे हैं और कौन से बोल्डर्स रोल होते होते एक पहाड़ को चढ़कर पार करते हैं। एरिस्टोटल के समय से लोगों ने चांद पर अजीब लाइट्स फ्लैश होते भी देखी हैं। नासा ने खुद रिपोर्ट किया कि पिछले 500 सालों में 576 बार मून पर विजिबल लाइट फ्लैशेस रिपोर्ट किए गए। ये लाइट फ्लैशेस आज भी लोगों को दिखाई देते हैं जो टेलीस्कोप से चांद को ऑब्जर्व करते हैं। चांद के क्रेटर पर ग्लोइंग ब्लू लाइट्स भी दिखाई देती हैं। इन्हें द ब्लू जेम कहा जाता है।
कि ये लाइट्स चांद पर इतनी फ्रीक्वेंट है कि वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम भी दिया है, ट्रांजिएंट ल्यूनर फिनोमेनन। चांद पर कई मील ऊंचे टावर्स नजर आए हैं, पिरामिड्स जैसे शेप भी नजर आए हैं। ऐसे कई अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स जो एस्ट्रोनॉमर्स या ल्यूनर प्रोब्स ने कैप्चर किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर हम चांद पर वापस क्यों नहीं जाते। सर्जन कार्ल वोल्फ यूएस एयरफोर्स बेस पर टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे थे। वो एक इक्विपमेंट पर काम कर रहे थे जो ल्यूनर सैटेलाइट की इमेजेस को ट्रांसफर करता था। कार्ल की माने तो उन तस्वीरों में आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स थे जो चांद पर कैप्चर हुए थे। कार्ल ने तस्वीरों में एक बेस भी देखा था जो एक और टेक्नीशियन ने कंफर्म भी किया था, लेकिन वो तस्वीरें नासा ने कभी पब्लिश नहीं की। अपोलो 11 क्रू ने कहा था कि चांद पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हिला दिया था। उनके वापस आने के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से देखिए। A beginning of a new age. ये लोग ना खुश नजर आ रहे हैं और ना ही ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई हिस्ट्री क्रिएट की है। उल्टा ये काफी सप्रेस्ड या दुखी नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपोलो मिशंस में कुछ ऐसा डिस्कवर हो गया था जो एंशिएंट कल्चर सदियों पहले से जानते थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।